एक बार बताइए आप लोग। रुकना। जी आ रहे, ठीक है। दीपक सिंह जी, फिर से हम जो है पीपीटी को ओपन कर रहे हैं। 26 थोड़ा रुक जाइए। देखिए, हम आपको बता रहे थे कि मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए थे महामैराथन में। 20 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए थे और आपके आज जो नंबर आप क्वेश्चन हैं वो 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं 21 से। आप सभी लोगों का तरक्की की एक नई पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सर पॉलिटी की क्लास, हाँ बिल्कुल पॉलिटी की क्लास चलती, यानी पॉलिटी के क्वेश्चन आज नहीं मिल पाए, यानी पीपीटी आपकी नहीं तैयार हो पाई, इसलिए आज जो है पॉलिटी की क्लास ना हो करके आज जो है आपकी ईबीएस यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस की आज क्लास हो रही है। और इसके भी 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चनों की हम आप लोगों के सामने आज करेंगे चर्चा। और आप लोग भी बने रहिए सेशन के साथ, शुरू से अंत तक बने रहिए और धमाकेदार तरीके से आंसर दीजिए, ठीक है। शुरुआत करें, ठीक है शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। बताइए, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दूसरा ऑस्ट्रिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। यहाँ पर देश दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि ऐसी संरचना यानी फिंगर नुमा झील कहाँ मिलती है। तो जैसे कि हमारा हैंड देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें कितनी उंगलियां हैं? 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है, कुछ इस तरीके से, यानी कि 5, यानी 5 झीलें हैं। ये झीलें कौन कौन सी हो सकती हैं और कहाँ ये झीलें हैं? तो देखिए आप लोग, ये झीलें जो हैं आपकी यूएसए में हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। कौन कौन सी झीलें? 5 हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। पहली झील कौन सी है? सुपीरियर, यानी सुपीरियर झील, जो कि पूरे विश्व की सबसे मीठे पानी की झील हो जाती है, सुपीरियर झील। दूसरी हम बताएं आपको, ये कौन सी है? मिशिगन, यानी मिशिगन झील हो जाती है आपकी, मिशिगन झील। तीसरी ओरंटियो झील, ओरंटियो झील। और चौथी कौन सी है? इरी झील, कौन सी? इरी झील हो जाती है। और पांचवी कौन सी है? सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ओरंटियो हो गया, इरी हो गया। और आप लोग बताइए। ह्यूरॉन झील, बिल्कुल सही बात है, ह्यूरॉन झील, यानी ह्यूरॉन झील भी ये आपकी पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? अगर इसकी स्थिति के बारे में बात आ जाए, इसकी स्थिति के बारे में आप लोगों से पूछा जाए, तो आप लोग जानते रहिए कि इनकी स्थिति जो है ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर, यूएसए और कनाडा की जो सीमा है ना, यूएसए और कनाडा की सीमा, जो जिसको क्या, ये कौन सी लाइन है? इसको बोलते हैं 141वीं समानांतर रेखा, यानी 141वीं समानांतर रेखा के नाम से इसको जाना जाता है ना। इसी पर ये 4 झीलें पड़ती हैं, 4 झीलें पड़ती हैं। और एक इसमें से जो मिशिगन है ना, ये वाली मिशिगन झील, ये पूरी तरीके से, ये मिशिगन झील जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये पूरी तरीके से यूएसए में इसकी स्थिति है। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी झील, निम्नलिखित में से कौन सी झील पूरी तरीके से यूएसए में है या संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो आपको ऑप्शन देना होता है मिशिगन झील, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो सुपीरियर, ओरेंटियो और इरी, ए ह्यूरॉन, ये कहाँ स्थित है? ये 141वीं समानांतर रेखा पर, यानी यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर स्थिति है, ठीक है। सही है। काव्यांजलि जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। दीपक सिंह का बिल्कुल सही आंसर आया है, ऑप्शन नंबर सी एकदम। मैं आ गई हूँ, आ गई हो तो आग लगाओ, मतलब सेशन को
आग लगाने का मतलब है सेशन को लाइक और शेयर करो, ठीक है। देखिए यही ओरंटियो झील देख रहे हैं ना, ओरंटियो झील से एक नदी निकलती है, ओरंटियो झील से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेंट लॉरेंस नदी किस झील से निकलती है, ऑप्शन होता है ओरंटियो झील से। और ये जितनी भी झीलें हैं, ये जितनी भी झीलें हैं सब मीठे पानी की झीलें हैं, जिसमें से सुपीरियर झील है ना, सुपीरियर झील पूरे विश्व की सर्वाधिक मीठे पानी की झील हो जाती है। जैसे कि मीठा पानी क्या होता है, जैसे कि अपने यहाँ भारत में बात करें तो बूलर झील, अगर भारत में बात करें तो बूलर झील जो है कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में, यानी जो बूलर झील है जम्मू कश्मीर में पड़ती है और ये मीठे पानी की झील है। मीठा पानी क्या होता है, जैसे कि जो नदियों और जलाशयों, यानी नदियों जलाशयों की बात करें या नलों की यानी नलकूपों की बात करें, इनसे जो पीने योग्य पानी होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मीठा जल, मतलब पीने योग्य बढ़िया जल, ठीक है। और जो तालाबों पोखरों में जो जल होता है उसको खारा जल कहते हैं, खारा जल कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी, ठीक है। देखिए निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहा कहते हैं, झीलों की वाटिका किसको कहते हैं, फिनलैंड को, स्वीडन को, न्यूजीलैंड को या ग्रीनलैंड को। अब बताइए आप लोग आंसर दीजिए, इसका आंसर बहुत जल्दी से आंसर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग, झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन आया बिल्कुल। अगर बात करें झीलों की वाटिका तो दीपक सिंह ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यानी सारे लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं और इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन बताना है आपको, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर चिपकाइएगा, ठीक है। चलिए ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है और एक किस महासागर में है, दोनों ऑप्शन आप लोग बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, जो मलक्का जल संयोजक है यानी जल संधि है, इसमें आने जाने की सुविधाएं, यानी किस महासागर से किस महासागर तक आने जाने का रास्ता है। आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को बताते हैं, जो जल संयोजक होता है, जो जल संयोजक होता है इसी को क्या कहते हैं, इसी को जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। बात को समझना, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना। देखो जल संयोजक या जल संधि क्या होता है, जैसे कि मान लो दो बड़े जलीय क्षेत्र हैं, मान लो ये सागर और महासागर है। दूसरा यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये भी एक बड़ा जल क्षेत्र है, यानी इसको क्या बोले, इसको बोले जल क्षेत्र। ये भी क्या है, जल क्षेत्र है। और इधर वाला जो भाग देख रहे हैं ये स्थल है, क्या है, स्थल है। और इधर वाला भाग भी स्थल है। कहने का मतलब ये है कि जब दो बड़े जल क्षेत्र यानी कोई राशि, यानी कोई जल की राशि दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़े और दो स्थल वाले भागों को क्या करे, अलग कर दे। जैसे कि जिब्राल्टर जल संधि जब हम लोग जानेंगे ना, जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है, जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक उसी प्रकार से वहां पर जो सकरा रास्ता है, ये सकरा रास्ता देख रहे हैं ना, ये सकरा रास्ता होता है, उसी को नाम दिया जाता है जल संयोजक या जल संधि। सर ईवीएस सब उतना सही नहीं है हमारा। अच्छा ठीक है, चलिए आज 30 क्वेश्चन कर लीजिए और कल से जो है आपका ईवीएस भी साथ, वो संविधान के क्वेश्चन कल से चला करेंगे, ठीक है। आज बता रहे हैं ना पीडीएफ बन नहीं पाई थी इसलिए नहीं हो पा रहा है। आप लोग इसका आंसर दीजिए 23 का।
मलक्का जल संयोजक से आने जाने की सुविधा कहाँ है, बताइए। पहला ऑप्शन है हिंद महासागर से चीन सागर, दूसरा ऑप्शन है लाल सागर से भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर, या भूमध्य सागर से काला सागर। आपको आंसर देना है, आंसर आपको पता है, आपको आंसर देना है तीसरे का। देखिए लाल सागर से भूमध्य सागर, यानी लाल सागर से भूमध्य सागर में अब जब आप जाएंगे तो वहां पर क्या पड़ेगा, बताइए। लाल सागर यानी जो रेड सी है, जब हम लोग कौन सा महाद्वीप पढ़ रहे होंगे, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर जो लाल सागर है से भूमध्य सागर तक जब जाएंगे तो वहां पर क्या पड़ती है, सोएज नहर, यानी सोएज नहर पड़ती है। कौन सी नहर पड़ती है, सोएज नहर पड़ती है। और मलक्का जल संधि हिंद महासागर, यानी जो हिंद महासागर है, जब हम कहाँ जाएंगे, चीन सागर में जाएंगे, वहां पर कौन सी मलक्का जल संधि पड़ती है। यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर से काला सागर और अटलांटिक महासागर, ये दोनों गलत हो जाते हैं। जल संधि आप लोगों के समझ में आई, आप लोगों के समझ में 23 का सी, 23 अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन बता रहे हैं, यानी हिंद महासागर से चीन सागर। इसका आंसर होगा कि मलक्का जल संधि जो है वहां से आने जाने की सुविधा कैसे होती है, जैसे कि क्या है, यहाँ से इस वाले एरिया से हमको इस वाली एरिया तक जाना है, जैसे कि वो जिब्राल्टर जल संधि जो होती है ना, जिब्राल्टर जल संधि क्या होती है, जिब्राल्टर जल संधि जो होती है अटलांटिक ओशियन से, यानी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है, भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार से जो मलक्का जल संधि है वो हिंद महासागर से चीन सागर को जोड़ने का काम करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? पहला ऑप्शन है बास्पोरस, जिब्राल्टर, या डोवर, या बेरिंग। आप लोग इसका आंसर दीजिए, 24 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए, 24 का आंसर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था, अभी बताया था ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यूरोप, यानी यूरोप महाद्वीप, ये ऊपर की तरफ है ना यूरोप महाद्वीप इस तरीके से, और अफ्रीका से पृथक करती है, अफ्रीका इस तरफ है। तो यहाँ पर यूरोप का देखेंगे, जब यूरोप में कौन सा, यूरोप में पड़ता है स्पेन। कौन सा देश पड़ता है यूरोप में, स्पेन देश पड़ता है। और अफ्रीका का कौन सा देश पड़ता है, मोरक्को, यानी मोरक्को पड़ता है देश, यानी मोरक्को देश पड़ता है। और इस तरफ देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन है ना, इस तरफ कौन सा, अटलांटिक महासागर है, जिसको हम लोग अंध महासागर के नाम से जानते हैं, जिसको हम अंध महासागर के नाम से जानते हैं। और जब इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भूमध्य सागर है कुछ इस तरीके से, ये कौन सा है, भूमध्य सागर है। यानी कि आपने देखा इधर भूमध्य सागर, इधर अटलांटिक महासागर, और ये बीच वाला है सकरा रास्ता है ना, इसको क्या नाम दिया गया है, जिब्राल्टर जल संधि। इसी को जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। जैसे कि मान लो अब आप लोगों को भूमध्य सागर से आना है कहाँ, लाल सागर। मान लो यहाँ पर क्या है, लाल सागर है, तो यहाँ पर सबसे पहले सोएज नहर से होकर के गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी सोएज नहर पड़ेगी, तो वहां से आपको क्या, वहां से गुजरना पड़ेगा। और सोएज नहर से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा रेड सी, यानी कि लाल सागर पड़ेगा। और लाल सागर से जैसे ही आप हिंद महासागर में आएंगे, हिंद महासागर में आएंगे, वैसे ही एक और जल संधि पड़ेगी, यानी वो जल संधि का नाम है बाबा अल मंडेब, यानी बाबा अल मंडेब की जल संधि, बाबा अल मंडेब की जल संधि। क्वेश्चन ये बनता है कि अटलांटिक ओशियन, यानी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर से होते हुए अगर हिंद महासागर जाना हो
तो कौन कौन सी जल संधियां पड़ेंगी? तो जिब्राल्टर जल संधि और बाबा अल मंडेब की जल संधि, ये दोनों जल संधि पड़ती हैं। यहीं पर अगर बात करें डोबर जल संधि की, डोबर और बेरिंग जल संधि की, तो आप लोग बताइए डोबर और बेरिंग जल संधि किनके किनके मध्य में पड़ती है? दीपक जी का आंसर डी। हेलो संदीप वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, आपका स्वागत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बेरिंग सागर, ठीक है, बेरिंग सागर और चुप्की सागर, यानी बेरिंग सागर और चुप्की सागर, इनको जोड़ने का काम करती है। इसी डोबर संधि की बात करें तो ये इंग्लिश चैनल, यानी जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर, यानी इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया, यानी एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है, आप लोग देखेंगे ना, आप लोग देखेंगे कि एशिया में जो रूस है, एशिया में जो रूस है, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका में जो अलास्का वाला भाग है, अलास्का, इसी अलास्का में देखें तो इसी अलास्का में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसी अलास्का में एस्किमो जनजाति पाई जाती है, एस्किमो जनजाति पाई जाती है। और आप लोगों को पता है एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? इग्लू, इग्लू के घर बने होते हैं, और इग्लू के घर बने होते हैं। एस्किमो जनजाति जो है, यानी जो एस्किमो जनजाति है, एक किस कुत्ते को पालते हैं? तो उसका नाम क्या है? रेंडियर। और रेंडियर कुत्ते को क्यों पालते हैं? क्योंकि वहां पर यातायात के लिए ये एक गाड़ी का उपयोग करते हैं, यानी एक नाव का यूज करते हैं रेंडियर, और उस गाड़ी का नाम क्या होता है? स्लेज, यानी उस नाव का नाम होता है स्लेज। और स्लेज को खींचने के लिए, यानी स्लेज को खींचने के लिए, या कहें इस नाव को खींचने के लिए, वो लोग क्या करते हैं? इस रेंडियर कुत्ते का यूज करते हैं, यानी रेंडियर कुत्ते का उपयोग करते हैं। और जो ये नाव बनाई जाती है ना, ये नाव बनाई जाती है सील, यानी मछली की खाल, मछली की खाल और हड्डी, मछली की खाल और हड्डी से ये नाव का निर्माण किया जाता है। और इस नाव को वहां पर क्या कहते हैं? उस नाव को वहां पर नाम दिया गया है कयाक, यानी कयाक नाम दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए, देखिए इधर एशिया और उत्तरी अमेरिका, यानी रूस और अलास्का वाला भाग है ना, तो इसको कौन अलग करेगा? क्या बेरिंग जल डमरू मध्य, या पाक जल डमरू मध्य, या जिब्राल्टर जल डमरू, या मलक्का जल डमरू? देखते हैं किसका आंसर आ चुका है, किसका आंसर आ चुका है। 5 का आंसर बताइए, यानी 25 का आंसर बताइए आप लोग। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा बेरिंग जल डमरू मध्य, बिल्कुल सही होगा। जो बेरिंग जल डमरू मध्य है, बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, अगर पाक जल डमरू की बात करें तो ये क्या है? पाक जल डमरू मध्य है, ये पश्चिम बंगाल यानी और तमिलनाडु को क्या करता है? अलग कर, मतलब जोड़ता है, अलग करता है। जिब्राल्टर की अभी हमने बात की थी, जिब्राल्टर जो है ये एशिया और यूरोप, यानी जिब्राल्टर जो है अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप को अलग करता है, ये जिब्राल्टर जल संधि हो गई। और मलक्का की भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है, कौन सा है? आप लोगों को बताना है। बेरिंग, टॉरेंस, डोवर और मलक्का, आपको आंसर देना है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बेरिंग, यानी बेरिंग जल संधि इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि इधर क्या पड़ेगा? आर्कटिक महासागर और इस साइड में प्रशांत महासागर, और दोनों जोड़ने वाले जल डमरू क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 डिग्री चैनल को पृथक करता है, उसे अनुमान को बताइए। पहला ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, यानी अंडमान को निकोबार से, या अंडमान को म्यांमार से, या भारत को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को मालदीव से। आप लोग आंसर दीजिए, इसका क्या होगा?
इसका ऑप्शन दीजिए 27 का। अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, या भारत को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को मालदीव से। यानी ये क्या लिखा है, लक्षद्वीप, यानी ये लिखा है लक्षद्वीप को मालदीव से। आपको ऑप्शन देना है इसका। तो देखिए, अगर बात करें अंडमान को निकोबार से, तो ये कौन सा चैनल है, 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल है। ये कौन सा है, अंडमान को निकोबार द्वीप से क्या करता है, अलग करता है अंडमान को निकोबार से। यहीं पर अगर अंडमान को म्यांमार से बात करें तो ये कौन सा है, कोको, यानी कोको चैनल। यानी कोको चैनल जो है वो किसको किसको अलग करता है, कोको चैनल अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। भारत और श्रीलंका की बात करें तो पाक की खाड़ी, यानी जो पाक की खाड़ी है ये एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। यहीं पर लक्षद्वीप और मालदीव की बात करें तो 10 डिग्री चैनल है, यानी 10 डिग्री चैनल ये जो है आपका लक्षद्वीप को मालदीव से क्या करती है, अलग करती है। यहीं पर अगर बात करें 9 डिग्री, यानी 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय, यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ठीक है, अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से, बिल्कुल सही बात है, मतलब ये ऑप्शन सही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डोबर जल संधि, बताइए डोबर जल संधि जोड़ती है कौन कौन, जो जल संधि होती है वो हमने बता दिया है आपको, दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है और स्थल भाग वाले भागों को अलग करने का काम करती है। तो बताइए, बाल्टिक सागर या बोथानिया की खाड़ी या बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, या इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, या सेल्टिक सागर या आयरिश सागर को। आपको इसका ऑप्शन देना है, जवाब देना है 8वें का। तो देखिए, ठीक है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर है, ये क्या करता है, इसको जोड़ने का काम जो करती है वो कौन सी जल संधि है, डोबर जल संधि है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाक खाड़ी किनके बीच में है, अब आ गया है पाक की खाड़ी। तो बताइए, सभी लोग जानते हैं पाक की खाड़ी किसके किसके बीच में है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। यानी मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में पड़ती है और बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी इनके बीच में है। कौन सी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, हिंद महासागर यानी हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, बाबा अल मंदेब या हॉर्मुज या बोस्फोरस या मलक्कास। आपको बताना है कि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करती है। तो देखिए, हमने बताया था, हमने आप लोगों को बताया था भूमध्य सागर से, यानी जब भूमध्य सागर से हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर सुएज नहर मिलेगी। कौन सी, सुएज नहर मिलेगी। और सुएज नहर से जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर मिलेगा लाल रेड सी यानी लाल सागर, यहाँ पर लाल सागर मिलेगा। और लाल सागर से जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक जलसंधि, यहाँ पर एक जलसंधि पाई जाती है। और उस जलसंधि का नाम क्या है, उस जलसंधि का नाम क्या है, बाबा अल मंडेब, यानी बाबा अल मंडेब इसको कहते हैं, बाबा अल मंडेब की जल संधि। और उसके बाद में पड़ता है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो आपको जवाब देना है। तो सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए एकदम होता है करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम होता है सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अक्षांश 0 डिग्री और देशांतर मिलते हैं, यानी अक्षांश यानी लेटीट्यूड और जो आपके देशांतर होते हैं यानी लॉन्गिट्यूड, यानी एक दूसरे पर कहां पर मिलते हैं,
तो सबको पता है ये कहाँ मिलेंगे, अटलांटिक ओशियन में या आर्कटिक महासागर में या हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में। आप लोग देखते हैं जब मैप पढ़ते हैं तो क्या होता है, इस साइड में क्या है, ये देखो यहाँ पर यूरोप वाला भाग है, मान लो ये यूरोप है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, एशिया है, एशिया महाद्वीप है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, अफ्रीका, ये अफ्रीका वाला भाग है, ये अफ्रीका हो जाता है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, क्या है, उत्तरी अमेरिका है। और नीचे क्या है, दक्षिणी अमेरिका, यानी ये दक्षिणी अमेरिका है। और नीचे वाला भाग क्या है, आर्कटिक यानी अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक। यहाँ पर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यानी महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीपों की संख्या हो जाती है 7। और इसी अफ्रीका महाद्वीप के पास में कौन सा महासागर पड़ता है, कौन सा ओशियन पड़ता है, तो आप लोग जानते हैं कि अटलांटिक ओशियन, यानी अटलांटिक ओशियन ये पड़ता है, यानी अटलांटिक महासागर पड़ता है। कहाँ पर, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में टच होती हैं। और ये कहाँ पर, तो गिनी की खाड़ी, यानी अफ्रीका महाद्वीप में दोनों जो रेखाएं होती हैं मिलती हैं। यानी इसका जो आपका ऑप्शन सही होगा अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक का दूसरा नाम क्या है, अंध महासागर। और बता दें आपको, अंध महासागर क्यों कहा गया है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के क्या है, पास में। दूसरी बात, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स को भी अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए भूमध्य रेखा, यानी जो 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री इक्वेटर है। इसी को नाम दिया जाता है क्या, विषुवत रेखा। क्या नाम दिया जाता है, विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। यानी कि इसको इन नामों से जाना जाता है। कह रहा है कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो आपकी कौन सी है, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में पड़ती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपकी, यानी कि कर्क रेखा है। अगर यहाँ पर मकर रेखा की बात करें तो कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कौन सी रेखा है, ये 23.5 डिग्री साउथ में पड़ती है, ठीक है। ये आपकी मकर रेखा हो जाती है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये तीनों रेखाएं किस कॉन्टिनेंट्स, यानी महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश में कॉन्टिनेंट्स इसको कहते हैं। यानी ये तीनों कहाँ से गुजरती है, क्या अफ्रीका महाद्वीप से या एशिया महाद्वीप से या उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए ना तो एशिया होगा, ना तो उत्तरी अमेरिका होगा, ना तो दक्षिणी अमेरिका होगा। बात अगर दक्षिणी अमेरिका से करें, दक्षिणी अमेरिका से तो यहाँ से बात करें दक्षिणी अमेरिका से तो यहाँ से क्या मकर रेखा गुजरती है ना, गुजरती है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती है, आप लोग बताएंगे। एशिया से बात करें तो यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है कि नहीं, गुजरती है। क्यों गुजरती है, क्योंकि भारत में कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। और जो इंडिया है, अपना भारत देश है, ये भी किसका पार्ट है, एशिया महाद्वीप का ही पार्ट है। दूसरी बात, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स यानी दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप, 7 महाद्वीप का अकेला यानी इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के ये तीनों रेखाएं, चाहे भूमध्य रेखा की बात करें, चाहे कर्क रेखा की बात करें, चाहे मकर रेखा की, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आपके सुपर टेट का, यानी आपके सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये सुपर टेट में आया है क्वेश्चन है, और हो सकता है अगली बार में भी चांस हो जाए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतराल क्या होगा, बताइए। 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे या 12 घंटे। आप लोग इसका जवाब दीजिए, कौन सा सही होगा। बिल्कुल काव्यांजलि जी का जवाब आ चुका है, अफ्रीका। बिल्कुल इसका जवाब दीजिए 33 का।
तो देखिए हमने बताया था एक देशांतर यानी पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, सॉरी, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। तो आप लोगों ने बताया था 4 मिनट, यानी 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री घूमने में। तो आपको इसका जवाब देना है। और 15 डिग्री कितने, 15 डिग्री 1 घंटा का समय लगेगा ना, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगेगा, यानी 15 चक्कू 60, 60 बराबर 1 घंटा, समझ रहे हैं। तो 90 डिग्री घूमने में, तो 90 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो हम इसको 15 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 15 छक्का 90, यानी 6 घंटे। यानी पृथ्वी को, यानी बात करें इस क्वेश्चन को, तो 90 डिग्री देशांतर का अगर अंतर है तो उसको घूमने में 6 घंटे लगेंगे, यानी 6 घंटे का अंतर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग आंसर भी देते रहना। 6 घंटे, बिल्कुल काव्यांजलि का जवाब आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो बताइए मलक्का जल डमरू, या बेरिंग, या फ्लोरिडा, या जिब्राल्टर। बताइए आप लोग इसका आंसर दीजिए 34 का। बताइए। बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू। देखिए अगर बात करें यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करें कि जल डमरू अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये बात ध्यान रखना, ये तिथि रेखा की बात कर रहा है। तिथि रेखा और मानक समय रेखा दोनों अलग अलग हैं, यानी दोनों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो दोनों बातों को ध्यान रख करके ऑप्शन यानी जवाब देना है। तो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो ये सबसे निकट यानी बेरिंग जल डमरू मध्य है, इनके बीच में, यानी यहाँ पर क्या मिलती है, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मिलती है। जैसा कि मलक्का भी आपको बता चुके हैं, और फ्लोरिडा ये धारा है, जल डमरू भी है, और जिब्राल्टर की चर्चा कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम हो जाता है करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी 34 का ए बता रहे हैं। और इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होता है, ठीक है। चलते हैं, पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी है। तो सबको पता है क्रस्ट, मेंटल, या बाह्य कोण, या आंतरिक कोण। जब पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ रहे होंगे, उसका अध्ययन कर रहे होंगे, तो उसमें कितनी परतें पाई जाती हैं, उसमें कितनी परतें पाई जाती हैं, तो 3 परतें पाई जाती हैं। कितनी, 3। और वो 3 परतें कौन सी है, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, और कोर। यानी कि ये बाह्य कोण और आंतरिक कोण का मतलब है एक कोर, यानी जो कोर है इसको 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य कोण और आंतरिक कोण। बात समझ में आई। ये 3 ही परतें दी हुई हैं, लेकिन उसके सब पार्ट हैं, सब पार्ट दे दिए गए हैं। पूछ रहा है कि सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी है। तो सबको पता है, बताइए आप लोग। देखिए पृथ्वी में जितना अंदर की तरफ जाएंगे, जितना अंदर की तरफ जाएंगे, जितना ही अंदर की तरफ जाएंगे, आपका घनत्व भी बढ़ेगा, आपका घनत्व भी बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा, और दाब भी क्या होगा, दाब भी बढ़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर आपको जवाब देना है। जैसे कि क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले को कहते हैं ऊपरी क्रस्ट, और नीचे वाले को कहते हैं निचला क्रस्ट। मेंटल को भी 2 भागों में बांटा जाता है, यानी ऊपरी मेंटल और नीचे वाले को निचला मेंटल। ठीक उसी प्रकार से कोर को भी बांट दिया गया है, बाह्य कोण और आंतरिक कोण। आप लोगों को पता है कि जितना अंदर की तरफ जाएंगे उतना ही घनत्व भी बढ़ता जाएगा, और ताप भी बढ़ता जाएगा, और दाब भी बढ़ता जाएगा। एक बात और जान लीजिए, जब टेम्परेचर क्या
बढ़ेगा तो दाब हमेशा क्या, दाब हमेशा घटेगा, यानी दाब हमेशा क्या, घटेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता है एकदम सही आंसर। 35 का डी बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? यानी बताइए 2 अक्टूबर या 29 अक्टूबर या 22 अप्रैल या 23 मार्च। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को इसका जवाब देना है। तो बताइए। देखिए 2 अक्टूबर को बात करें, 2 अक्टूबर को कौन किसका जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को जन्म होता है। और कौन, और किसका होता है? लाल बहादुर शास्त्री, यानी लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को जन्म होता है। आप लोग बताइए, आप लोग बताइए लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ होता है? तो आप लोग बताएंगे मुगल सराय, यानी मुगल सराय में इनका क्या होता है? बर्थडे होता है, जन्म होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन इसका होगा ये कौन सा होगा? 23 मार्च एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 22 मार्च की बात करेंगे, 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस, यानी जल दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें 22 अप्रैल की, यानी 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बायोडाइवर्सिटी डे, यानी बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, यानी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। 36 का बी 29 अक्टूबर नहीं होगा, इसका जो होगा आपका, इसका जो होगा डी ऑप्शन एकदम राइट होगा। आप लोग मिला लेना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग देखना कहाँ पर है। श्रीलंका में है, स्विट्जरलैंड में है, या अहमदाबाद में है, या नैरोबी केन्या में है? आप लोगों को इसका ऑप्शन देना है 17 का। बताइए। देखिए वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। अगर बात करें नैरोबी, यानी नैरोबी की बात करें तो यहाँ पर किसका मुख्यालय है? नैरोबी कहाँ पड़ता है? एक केन्या में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केन्या में नैरोबी पड़ता है। और यूएनईपी, यानी यूएनईपी का मुख्यालय है, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय है कहाँ? नैरोबी केन्या में। दूसरी बात, इसी यूएनईपी के द्वारा, इसी यूएनईपी के द्वारा गोल्डन, यानी गोल्डन 500, यानी गोल्डन 500 अवार्ड जो पर्यावरण से रिलेटेड हो जाता है, ये इसी के द्वारा दिया जाता है। और ये यूएनईपी क्या है? तो यूएनईपी क्या है? WWF, वर्ल्ड लाइफ फंड, यानी इसका क्या है? ये संगठन है, वर्ल्ड वाइड फंड, इसका ये संगठन है, सहयोगी संगठन हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और आप लोगों को आंसर देते रहिए। यानी 37 का डी, 37 का डी नैरोबी नहीं, ये पूछ रहा है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन की बात कर रहा है ना, तो इसका मुख्यालय पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा स्विट्जरलैंड एकदम सही हो जाता है। जो आप बताना चाहते हैं वो नैरोबी, यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है, ठीक है। और ये जो सहयोगी संगठन है वो वर्ल्ड वाइड फंड का है, ना कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसकी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है? बताइए। द्वितीयक उपभोक्ता में, या उत्पादन में, या प्रकाश संश्लेषण में, या रासायनिक क्रिया में? आओ आपके सामने आंसर है, बताइए। सभी लोग जानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, उस समय क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका क्या होता है? अपचयन होता है। इसका होता है क्या? अपचयन होता है। और जो जल होता है, जो जल होता है उसका क्या होता है? उपचयन होता है।
चयन होता है। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो वातावरण से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और मृदा से क्या लेते हैं, जड़ों की सहायता से जल का अवशोषण करते हैं या उपचयन करते हैं। और उसके बाद में प्रकाश की उपस्थिति, यानी जब प्रकाश की उपस्थिति यानी क्लोरोफिल जो होता है यानी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जल का यानी भोजन का बनना शुरू हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? प्रवाल भित्ति अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या भारत में है, या चीन में है? सभी लोग जानते हैं कि जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, यानी ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है। अगर देखा जाए तो ओशिनिया इसको बोलते हैं, इस कॉन्टिनेंट्स को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है? सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ध्यान गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश में? 40 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा 40 का? देखिए, अगर बात करें ध्यान गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य की, यानी ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र में अगर बात करें उत्तराखंड में, राजा जी कहाँ मिलेंगे? राजा जी उत्तराखंड में। यानी राजा जी जो है अभ्यारण्य कहाँ? ये उत्तराखंड में। बात करें उत्तर प्रदेश में, दुधवा, यानी दुधवा नेशनल पार्क है ना उत्तर प्रदेश में, जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है आपका। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाता है, महाराष्ट्र। बिल्कुल, दीपक सिंह का आंसर आ चुका है, एकदम सही जवाब दिया है आपने। अब इसका जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? यानी बात करें भारतीय वन्यजीव संस्थान की, इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये आता है, बताइए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। इसका ऑप्शन बताइए आप लोग, क्या होगा? यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? और इसका आंसर दीजिए। भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य मानव संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, या देहरादून, या भोपाल? इसका ऑप्शन दीजिए 41 का, फूलों की घाटी उत्तराखंड। बिल्कुल, काव्यांजलि जी का जवाब आ चुका है, यानी उत्तराखंड। यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड यानी देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। अगर यहाँ पर हम बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, तो ये कहाँ है? ये है आपके कटक, यानी कटक में है। और कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा, यानी उड़ीसा में ये पड़ता है कटक। ठीक है, यहीं पर अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये पड़ता है आपका मनीला। और मनीला कहाँ है? ये फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में आपका मनीला है। दोनों क्वेश्चन यानी तीनों क्वेश्चन बहुत ही हो जाते हैं आपके इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, कटक, उड़ीसा, मनीला, फिलीपींस। काव्यांजलि जी का एकदम सही जवाब हो। इसी भोपाल में क्या हुआ था? भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था, जिससे काफी संख्या में लोग मारे गए थे, मतलब जहरीली गैस के कारण। 42 आदर्श हरी खाद के फसल के गुण क्या होंगे? उगाने में न्यूनतम खर्चा, यानी उगाने में न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम खर्चा। दूसरा ऑप्शन है कम से कम पादप संरक्षण, यानी कि कम से कम जो पादप है, जो प्लांट है, उसका कम से कम प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ये बात कर रहा है। तीसरा है अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए 42 का।
सभी बच्चे सही आंसर देंगे इसका, क्योंकि सभी ऑप्शन बहुत ही प्यारे ऑप्शन हैं, यानी कि बहुत ही दुलारे ऑप्शन हैं, और इसका एकदम करेक्ट जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग, इसका ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी एकदम सही होगा, क्योंकि कोई भी खाद हो, अगर वो आदर्श हरी खाद है या कहे जो जैविक खाद होती है, जो बायोलॉजिकल खाद होती है, उसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी जैविक खाद होती है। ठीक है, चलते हैं, जैसे कि कंपोस्ट हो गया, केचुआ की खाद हो गई, ये सब कैसे हैं, ये सब न्यूनतम खर्च वाले होते हैं, पादप को, प्लांट को प्रोटेक्शन भी उपलब्ध कराते हैं, और अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके क्या करते हैं, पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा स्वतंत्र जीवी प्रकाश संश्लेषित जीव है, तो बताइए, नोस स्टॉक है, या एनाबीना है, या साइनोबैक्टीरिया है। इस साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नील हरित शैवाल, यानी नील हरित शैवाल के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, साइनोबैक्टीरिया को। और एक ऐसा जीवाणु है, एक कोशिकीय जीवाणु है, यानी कि एक कोशिकीय जीवाणु है। इसका काम क्या है, ये जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन का, यानी नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण करके जो धान के खेत होते हैं, यानी धान के जो फसल होती है, उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, यानी नाइट्रोजन की ये क्या करता है, पूर्ति करता है। कौन, साइनोबैक्टीरिया। और ये जितने भी हैं, ये किसकी सहायता से देखे जा सकते हैं, बताइए आप लोग, ये किसकी सहायता से देखे जा सकते हैं, बताइए। अनावीना 42D देखते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए सही है। एनाबीना भी क्या है, एनाबीना भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नॉट स्टॉक, ये सभी हो जाते हैं इसी से रिलेटेड। आप लोगों को 43 का जवाब देना है, क्या होगा, देखिए, उक्त सभी, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ एबव, यानी ये सभी सही हो जाते हैं, जो स्वतंत्र जीवी होते हैं और प्रकाश संश्लेषित, और जब प्रकाश संश्लेषित है तो ये अपना भोजन क्या स्वयं बना लेते हैं ना, और क्या करते हैं, फसलों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं, फसलों को क्या करते हैं, नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। अगर बात करें किसकी सहायता से देखे जा सकते हैं, तो ये माइक्रोस्कोप, यानी कि जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी सहायता से इसका हम लोग स्टडी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहां पर स्थित तेल शोधनशाला से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल की संगमरमरी दीवारें क्षति पहुंचाने की आशंका कई बार व्यक्त की गई, बताइए ऐसा कहाँ है, ऐसा कौन सा तेल शोधक कारखाना है जिससे कि हमारे जो ताजमहल है उसको क्या क्षति पहुंच रही है, लगातार क्षति पहुंच रही है। आप लोग आंसर दीजिए 43 का डी, बिल्कुल 43 का डी ही होगा। मथुरा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, मथुरा। ये ताजमहल क्या है, ताजमहल आज का युवा भी अपनी बेगम के लिए क्या बनवाना चाहता है, ताजमहल बनवाना चाहता है। क्या बनवाना चाहता है अपनी बेगम के लिए, ये ताजमहल का निर्माण करवाना चाहता है। लेकिन क्या बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप लोग देख ही रहे हैं, तो कहाँ से बनवाएंगे अपने बेगम के लिए ये ताजमहल, बताइए आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान आनुवंशिकी, यानी आनुवंशिक विज्ञान को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स का फादर, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, बताइए आप लोग। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ग्रेगर जॉन मेंडल, या ह्यूगो डी ब्रिज, या चार्ल्स डार्विन, या थॉमस हंट मॉर्गन। देखो, अगर ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था ना, इनका जन्म होता है। लेकिन ये क्या करते हैं,
ये अध्ययन करते हैं मटर के पौधे पर अध्ययन करते हैं, यानी मटर के जो बीज होते हैं उन पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इनके जो अध्ययन था वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए, सफल तो हो गए थे लेकिन इनके अध्ययन को पूरी तरीके से 100% श्योरिटी नहीं दी गई थी। 100% श्योरिटी नहीं दी गई थी 1900 में, यानी 1900 में तीन साइंटिस्ट आते हैं। जब वो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो भी अध्ययन किया गया था जो पूरी तरीके से सत्य होता है, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जा सकता है। किसको, मटर के पौधे पर। बिल्कुल काव्यांजलि जी बिल्कुल सही जवाब दे रही है। अगर बात करें ह्यूगो डी ब्रिज की, ह्यूगो डी ब्रिज इन्होंने क्या बताया था, इतनी सी बात ध्यान रखना, म्यूटेशन यानी म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, उत्परिवर्तन। यानी उत्परिवर्तन से रिलेटेड कौन हो जाते हैं, उत्परिवर्तन से रिलेटेड हो जाते हैं आपके ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने भी जिराफ के बारे में बताया था, और थॉमस हंट मॉर्गन यानी मॉर्गन एवं मुरे ने भी क्या, मॉर्गन एवं मुरे ने जो था हेलिक्स मॉडल यानी कि हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होता है। तंजानिया का जो ज्वालामुखी है, तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो, यानी किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस महाद्वीप में पड़ती है, तो आप लोग बताएंगे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में पड़ती है। कौन से, अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो, और तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो हो जाती है। या कहें दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए पोपा ज्वालामुखी है या देवबंद है या किलिमंजारो है या चिम्बाराजो है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का ऑप्शन देना है किलिमंजारो। बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप बिल्कुल सही ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम होता है सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्ट्रावायलेट बी यानी जो यूवी रेज होती है, यानी जो यूवी रे होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो कहाँ से आती हैं, जो सूर्य की रे आती है, यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनमें मानव स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव होगा। यानी त्वचा कैंसर में वृद्धि होगी, या प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर, प्रतिरक्षा का मतलब है नर्वस सिस्टम डिस्टरबेंस। ठीक है, मानव दीर्घायु होगा, क्या मानव की आयु बढ़ जाएगी, या ए या बी दोनों। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। हम हर बार में बताते हैं, हर बार में आपको बताते हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यानी जो सूर्य से आने वाली कैसी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती है। कितनी प्रकार की होती है, ये होती है आपकी यूवी यानी अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, यानी ये सी यानी ए बी सी करके ये तीन किरणें होती हैं। तो कहाँ से आती हैं, सूर्य से आने वाली ये पराबैंगनी किरणें हो जाती हैं, और जब ये पृथ्वी पर आती हैं तो एक मंडल से होकर के गुजरती हैं। बाकी तो देखिए आप लोग, समताप मंडल से होकर के गुजरती हैं, और इसी समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, ओजोन, यानी ओजोन परत पाई जाती है। इससे होकर ये ओजोन परत क्या करती है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का करती है अवशोषण करती है, यानी डायरेक्ट पृथ्वी पर ये किरणें नहीं आती है। और अगर मान लो अभी आती भी है तो क्या करती है, त्वचा कैंसर में वृद्धि होगी, सही बात है, प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम हो जाता है करेक्ट, यानी ना तो आयु बढ़ेगी, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 47 का, एकदम सही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम। ग्रीन हाउस क्या होता है, सुनिए, ग्रीन हाउस कहें या ग्लोबल वार्मिंग कहें, ग्रीन हाउस कहें या ग्लोबल वार्मिंग कहें, तो आप लोगों के दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, क्या, इससे क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो किसका रूप ले लेगा, ग्रीन हाउस गैस का। तो उसमें क्या परिणाम हो सकते हैं, भूमंडलीय तापन में वृद्धि, या महासागर के जल स्तर में वृद्धि, या मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, 48 का आंसर क्या होगा।
देखिए पहला ऑप्शन हमने बता दिया, भूमंडलीय तापन में वृद्धि होगी, सही बात। महासागर के जल स्तर में वृद्धि, जब पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ेगा, जब पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर बाष्पन होगा, यानी इवेपोरेशन होगा। क्या होगा बच्चा, इवेपोरेशन होगा, यानी बाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, बहुत ही तेज हो जाएगी। और जब पृथ्वी पर बाष्पीकरण की क्रिया जब तेज हो जाएगी तो ये सागरों और महासागरों में जाकर क्या, वर्षा का रूप ले लेगी, यानी वर्षा कराएगी। और जब वर्षा कराएगी तो वहां का जो महासागर का जल होगा उसके स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाता है। और मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, मनुष्य पर प्रभाव भी पड़ेगा, उसके हेल्थ पर, यानी उसकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट भी कुछ ना कुछ पड़ेगा जरूर। तो इसका ऑप्शन डी एकदम हो जाता है सही, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम होता है सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या असम में। आपको इसका जवाब देना है 49 का, 49 का जवाब दीजिए। बताइए 49 का। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बाघ आवास पाया जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास हो जाता है। अगर यहीं पर हम बताएं आपको प्रोजेक्ट टाइगर, यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर, तो आप लोगों का जवाब क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, यानी 1973 में। यहीं पर हम बात करें एलिफेंट टाइगर, यानी सॉरी एलिफेंट प्रोजेक्ट, यानी जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है ये कब आया था, तो आप लोग बताएंगे कि एलिफेंट प्रोजेक्ट जो था ये कब आया था, 1992, यानी 1992 में ये आया था एलिफेंट प्रोजेक्ट। किसी का आंसर आया, ठीक है, हेलो यादव जी, ठीक है, जुड़ते रहिए और सेशन का आनंद लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय ओजोन को किस मापक द्वारा मापा जाता है, आपको बताना है, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, या फिल्टर ओजोन मीटर द्वारा, या टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, या ऑल ऑफ एबव, यानी उपयुक्त सभी। इसका जवाब देना है आपका 50 का। देखिए डॉप्सन की बात करें, यानी डॉप्सन यानी कि जो ओजोन परत होती है, जो ओजोन परत होती है जो आपकी कौन से मंडल में पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कौन से, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं समताप मंडल, यानी समताप मंडल में ये परत पाई जाती है जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यानी यूवी होती है, उनसे क्या करती है, हमारी रक्षा करती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर भी कुछ मात्रा में क्या नीचे तक ये आती हैं, कौन सी ये किरणें। और इस परत की जो मोटाई होती है वो किससे, डॉप्सन, यानी डॉप्सन क्या हो जाती है, इसकी इकाई हो जाती है। फिल्टर ओजोन मीटर द्वारा, ओजोन मीटर के द्वारा, सही है। टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, बिल्कुल सही बात है, यानी इनके ऑप्शन ए बी सी, यानी तीनों क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, तीनों ऑप्शन ए सही हो जाते हैं। साथ में ये भी जान लीजिए जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं इनसे क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है, यानी त्वचा कैंसर होता है। दूसरी बात ये क्या करती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टरबेंस इन नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करती हैं, किसको, नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करती हैं। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, कितने प्रकार की होती है, तो आपका जवाब होगा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, यूवीए और यूवीबी और यूवीसी, ये 3 प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। तो इस तरीके से अगर बात करें ओजोन, ओजोन को सबसे ज्यादा क्षति यानी सबसे ज्यादा हानि किससे होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, सीएफसी, सीएफसी से सबसे ज्यादा हानि होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में, यानी वायुमंडल में ओजोन की मात्रा कितनी है, यानी कि एटमॉस्फेयर में ओजोन की मात्रा कितनी है, तो कितनी बताएंगे, 0.00004, सॉरी 000, यानी पॉइंट के आगे 4 जीरो
और 6%। ये क्या है, ओजोन की मात्रा हो जाती है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए दिल से आभार और धन्यवाद। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड पुश द बेल आइकन। और आज की क्लास यहीं तक, सारे मित्र लोग जुड़े हैं और अच्छा लग रहा है। कमल स्काई ऑफिशियल आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आपका जवाब सही है। दीपक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो चौधरी जी। ठीक है, कल के सेशन में हम मिलते हैं फिर से। आपको बता दें, कल के सेशन में हम आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के 30 क्वेश्चन के साथ में 30 या 25 यानी 25 से 30 क्वेश्चनों के बीच में हम आप लोगों के साथ फिर से आएंगे। ठीक है, और ये टाइमिंग होगी 9 बजे, यानी 9 बजे डेली 9 PM पर आप लोग डेली आ जाया करिए, जो कि 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन की डेली आपकी सीरीज हुआ करेगी। और तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना और मित्रों का भी ख्याल रखना।